जब 302 के तहत मुकदमा दायर हो गया है, तो उस पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये ऐसी घटना है जिसने जातियों में बटे बिहार के समाज को एकजुट कर दिया। विफलता का श्रेय अगर एसपी को जाता है, उसकी विफलता का श्रेय किसको जाएगा? विफलता का श्रेय भी तो एसपी को जाना चाहिए। तो पहले तो एसपी को वहां से सस्पेंड कर देना चाहिए। सत्यपाल चौधरी कर क्या रहे हैं? आप गृह मंत्री हैं बिहार के, एसपी को सस्पेंड नहीं किया तो आपके ऊपर भी सवालिया निशान लगेगा। आपके अधिकारी जाकर के रात में धमका रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूजो और मैं हूं प्रवीण झा। बात करेंगे बिहार की, और बिहार की एक ऐसी घटना जिसकी चर्चा अब देश में नहीं बल्कि विदेश तक होने लगी है। बात कर रहे हैं हम लोग भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर की। आज भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है वो हम आपको बताएंगे इस पूरे प्रोग्राम में। लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर भरत भूषण तिवारी की जो ये हत्या हुई है, जिसको कि सभी लोग हत्या ही बता रहे हैं, और इस मामले में अब हत्या का एक प्रकार से मुकदमा भी दायर हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब 302 के तहत मुकदमा दायर हो गया है, तो उस पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि मर्डर केस में यह कहा जाता है कि अगर आपके ऊपर केस हो गया है तो उसमें जो जिसको आरोपी बनाया गया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। आखिर वो तो कोई भागने वाले भी नहीं है, वो तो पुलिस अधिकारी हैं, उनके बारे में पता है कि कहाँ है, तो फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? ये सब जो है वो एक प्रकार से सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि आखिर इस प्रकार से बिहार में क्यों हो रहा है? क्या बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? क्या लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिहार जो है बिल्कुल निचले पायदान पर पहुंचता जा रहा है क्या? ये सब इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, और ज्यादातर हम लोगों की जो चर्चा रहेगी वो फोकस रहेगा खास करके भरत तिवारी पर, कि भरत तिवारी को आखिर क्यों जो है भरत तिवारी ने इस प्रकार का फैसला ले लिया कि वो अपने सोने का लॉकेट बेच करके एक कट्टा खरीदाता है, एक पिस्टल खरीदाता है। क्या वो सिस्टम से इस प्रकार से परेशान हो गया कि उसके बाद जो है उनको कट्टा लेने पर मजबूर होना पड़ गया, और उसके बाद वो पुलिस के ऊपर भी, लोग जहां तक पुलिस वाले कह रहे हैं कि पुलिस के ऊपर मतलब कट्टा ताने हुए थे, लेकिन वो कभी इस प्रकार से वीडियो में दिखा नहीं। वीडियो में इस प्रकार से कहीं भी नहीं दिख रहा है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां तक कि आखिरी गोली को वो फायर करके फिर पिस्टल को नीचे में फेंक देते हैं, और भरत तिवारी ये कहते दिखते हैं उस वीडियो में कि क्या मेरी मांग मान ली गई है क्या? अगर मांग मान ली गई है तो हम हथियार सौंपने को तैयार हैं। और इसके बावजूद उनको गोली मारी जाती है, पहले पैर में गोली मारी जाती है, 3 गोली कहा जाता है कि पहले वहीं पर, जो दिख भी रहा है उस वीडियो में, कि 3 गोली तो वहीं गाड़ी के नीचे लगी है। लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जब उनको गाड़ी में ले जाया गया तो उस वक्त भी 2 गोली उनको मारा गया है। अब जो रिपोर्ट आ गई है पोस्टमार्टम की, उसमें क्या आया है, इस सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में क्या है? पहले आप उस रिपोर्ट के बारे में बताइए, फिर हम लोग इस चर्चा को धीरे-धीरे आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार प्रवीण जी, न्यूज ओ के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, ये इतनी दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है कि इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही, और इन्होंने एक कहा जाता है, कोई ऐसी घटना होती है जो जाति और धर्म के बैरियर को तोड़ देती। तो भरत तिवारी इनकाउंटर, और जिस बेरहमी से और जिस सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या की गई पुलिस के द्वारा, इसने देखिए कास्ट बैरियर तोड़ दिया गया। बिल्कुल। भले कुछ नेता, जीतन राम मांझी जी कुछ बयान दे दें, नागमणि जी कुछ बयान दे दें, लेकिन कल जो मुहर्रम के जुलूस निकले उसमें भी भगत सिंह के साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने भी इनकी तस्वीरें लगाई थी भरत तिवारी की। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये ऐसी घटना है जिसने जातियों में बटे बिहार के समाज को एकजुट कर दिया। क्यों कर दिया? इनकी लड़ाई क्या थी? इनकी लड़ाई थी जो
आरा में जमुनिया एक गांव है, जमुनिया गांव पिछली बार नदी के कटान में ध्वस्त हो गया, बड़े बड़े घर बर्बाद हो गए, और उसमें दलित समाज, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग और सवर्ण समाज सब हुए, जिनको कि पुनर्वासित किया गया। और पुनर्वास जिस जगह पे किया गया, मैं थोड़ा शुरू से बता रहा हूं कि आखिर ये पूरा प्रकरण क्या, तब हमें समझ में आएगा कि सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। वो सिस्टम न्याय नहीं देना चाह रहा है, बल्कि न्याय मांगने वालों के पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। और इस बार तो उन्होंने एक निर्दोष, एक युवा लड़के की जान ली। तो उस गांव में, जमनिया गांव से जो पुनर्वासित करके इनके बिटौली गांव में लाया गया, उनको बसाया गया, वहां केवल बालू, न सड़कें थी, न बिजली थी। घर भी जो दिया है प्रवीण जी, वो इनके प्रयास से 1-2 साल जो इन्होंने संघर्ष किया भरत तिवारी जी ने, उसके वजह से उनको फूस की झोपड़ी बना के दी गई। 2 पंप लगाए गए, जो शुरू में तो अच्छा पानी फेंक रहे थे चापाकल, लेकिन बाद में वो गंदा पानी फेंकने लगे। ये जो सड़कें और पोल देख रहे हैं यहाँ तस्वीर में, ये भी भरत तिवारी के प्रयास से आए। इसलिए वहां के जो दलित समाज के लोग हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो माझी समाज के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी तो एसी रूम में बैठे रहते हैं, ये तो भरत तिवारी हमारे लिए भगवान है, उसने संघर्ष करके हमें ये जगह दिया, दिलवाया, और सारी सुविधाएं जो भी हो सकता है वो दिलवाया। अब देखिए क्या, अब भरत तिवारी ये कह रहे थे कि यहाँ कम से कम जो बारिश होगी तो ये कच्ची सड़क को पक्की कर दो, पक्के मकान दे दो, और चापाकल को ठीक कर दो अच्छे से, ताकि पानी स्वच्छ मिले गरीब लोगों को। और वो पैसे से भी बेचारे मदद करते थे, हालांकि उनकी भी आर्थिक स्थिति कोई अच्छी नहीं। तो ये सिस्टम को चुभ रहा था, एक गांव का लड़का उस पूरे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, दरोगा, एसएचओ, एसडीएम सबको चुनौती दे रहा। और पहली बात, अब आते हैं हम उस कांड पर, जब कुछ उनकी मांगे अव्यवहारिक भी थी, ये भी हम मानते हैं, जैसे ये कहना कि चुनाव में उतना ही वादा करना जितना कि पूरा कर सके। अब देखिए, और फिर दूसरी मांग थी कि सीएम को ऑन स्पॉट बुलाने। हाँ, हालांकि बाद में वो उन्होंने कहा कि डीएम साहब भी हो तो वो भी आ जाए, लेकिन देखिए एक सीएम पूरे चुनावी मुद्दे को भारत में तय नहीं कर सकता, तो ये कुछ अव्यवहारिक बात। और एक चीज था कि उनको, ठीक है, हथियार उनको नहीं उठाना चाहिए था। अब आइए पोस्टमार्टम में, उन पहले पुलिस ने कहा, देखिए विरोधाभास की 3 गोली लगी है उन। पहली बात है, ऑपरेशन लंगड़ा नाम से अभियान चल रहा है बिहार में, कि अगर किसी को इनकाउंटर करना है तो पैर में गोली मारना है, 1 बुलेट शॉट, वो भी दूरी से। तो पुलिस ने कहा कि हमने इनको 3 ही गोली मारी, तो वो भी गलत बोल रहे हैं। 3 गोली आपने क्यों मारी? बाद में उनके परिवार के लोगों ने बोला है कि 5 गोली इनको मारी गई है, 2 गोली इनको बाद में मारी गई है। नहीं नहीं, सब यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकेंगे संजीव जी, थोड़ा सा आपको रोकेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आप आइएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको रोकेंगे। ये जो कहा जा रहा है कि 1 गोली मारने की या 3 गोली मारने की या 5 गोली मारने की, ये बात अलग है। ये उस मामले में है कि आप ऑपरेशन लंगड़ा के तहत भी अगर आप गोली मारते हैं, 1 शॉट अगर आप लगाते हैं किसी अपराधी पर, तो वो भी पैर में, तो वो तब है जब वो एक तो अपराधी का, उनका इतिहास आपराधिक इतिहास रहा हो, दूसरा कि अगर वो पुलिस को चैलेंज कर रहा हो। ये व्यक्ति तो जो भरत तिवारी हैं थे, ये तो ना आपराधिक प्रवृत्ति के थे, ना इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड था, ना ये पुलिस को चैलेंज कर रहे थे। इसके बावजूद, और जब इन्होंने सरेंडर एक प्रकार से कर दिया हथियार फेंकने के बाद, उसके बाद तो इनको बिना बुलेट मारे भी इनको पकड़ के ले जाया जा सकता था। ये बिल्कुल सरेंडर कर चुके थे। तो फिर आपने पहले 1 गोली चलाया, फिर 2 गोली चलाया, फिर 3। ये गोली चलाने की नौबत आई क्यों? क्या पुलिस को ये लग रहा था कि उसको कोई नौजवान जो है इस प्रकार से कैसे परेशान कर सकता है, और इसीलिए वो अपने रुतबे का इस्तेमाल करते हुए अपने उनको लग रहा था पुलिस वालों को कि अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा हनक कैसे रहेगा, हमारा हनक जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो आखिर प्रवृत्ति है, तो आपको नहीं लगता है इसमें पुलिस वालों को भी उनको रक्षा करने के लिए रखा गया है? उनको किसी के ऊपर बेवजह गोली चलाने के लिए तो नहीं रखा गया है। हाँ ठीक है, आपकी बात भी सही है, लेकिन होता क्या है प्रवीण जी, प्रैक्टिकली
मान लीजिए कोई अपराधी है या नहीं है, वो बात साइडलाइन हो गई। बात है कि जैसे ही आप हथियार उठा लेते हैं अपने हाथ में, तो सरकार और पुलिस और सिस्टम को मौका मिल जाता है आप पर हमला कर, एक वैलिड रीजन मिल जाता है, चाहे आप कितने ही बड़े समाज सेवी हो, निश्चित रूप से। लेकिन अगर आपने हथियार उठा लिया तो उसको ये माना जाता है कि आपने सिस्टम को चैलेंज कर। ये यहां मैं यही कह रहा हूं कि अगर यहाँ पर एक विरोधा, अभी अभी मैं एक वकील को सुन रहा था, उसमें फिर एक विरोधाभास अभी भी है। उसमें ये देखिए, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप उस वक्त भी मार देते जिस वक्त आपके हाथ में हथियार हो, उस वक्त भी अगर उनके ऊपर पुलिस फायरिंग कर देती, तब भी ये बात बनती कि नहीं, पुलिस के ऊपर वो हथियार ताने गए। जब वो हथियार फेंक चुका है, हथियार अब पुलिस की कस्टडी में है, इसके बावजूद ये गोली मारी जा रही है, और गोली मारने के बाद वहां भी गोली मारी गई, उसके बाद फिर जब गाड़ी में ले जाया जा रहा है उस वक्त भी गोली मारी गई है। हाँ, वो बिल्कुल सही बात है, वो बिल्कुल सही बात है, यही हुआ भी है। लेकिन मैं एक दूसरे तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि सिस्टम ये एक्सक्यूज, अभी देखिए जो भी सरकार में भी है वो ये एक्सक्यूज दे रहे हैं, ये बहाना बना रहे हैं कि वो लड़के ने हथियार उठा लिया। मैं ये कह रहा हूं अगर उन्होंने हथियार नहीं उठाया हो तो पुलिस के पास कोई रीजन नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आगे भी बिहार या पूरे देश में जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कम से कम हथियार ना उठाए। और दूसरी बात है कि ये हथियार जो था वो लाइसेंसी नहीं था परवीन, तो ये अपने आप में एक सिस्टम को चैलेंज देने वाली बात। इसलिए हाँ, जब उन्होंने सरेंडर कर दिया तो उन पर फायरिंग नहीं होनी चाहिए थी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें पुलिस इसको कहती है कि ये मॉरल डिमांड हो सकती है। लेकिन जब हथियार उठा लिया, भले सरेंडर कर दिया, हथियार तो उठाया। मैं ये कह रहा हूं, इसलिए इसमें कुछ टेक्निकल बैरियर्स हैं। ठीक है, वकील साहब ने बोला वो सही बोला है कि सरेंडर करने के बाद कोई जरूरत नहीं थी उस बच्चे पर हमला करने की। और अब देखिए इंटेंशन क्या है, मैं ये कह रहा हूं ऑपरेशन लंगड़ा में इंटेंशन है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाए, भाग ना पाए। लेकिन इसमें इंटेंशन क्या था? इसमें इंटेंशन था पुलिस का कि इसको मार दो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार ने ऑपरेशन लंगड़ा की परमिशन दी है पुलिस को, वो मारने के लिए नहीं दी है, वो इसलिए दिया है कि वो भाग ना पाए ऑन स्पॉट से। इसलिए उसको उसको तो उसको थोड़ा सा जख्मी करके पकड़ लिया जाए, उसकी जान भी बच जाएगी, उसको पकड़ भी लिया जाएगा। लेकिन पहली बात तो ना ये कोई पेशेवर अपराधी थे, दूसरी बात है कि जो लोकल पुलिस है वो जान रही थी कि भरत तिवारी कोई अपराधी नहीं है, वो समाज के बारे में ही सवाल उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इनकाउंटर नहीं है, मर्डर है। इसको मर्डर करना चाहिए। ये प्लान बना के मारा गया उस बच्चे को, क्योंकि वो सिस्टम के करप्शन को उजागर कर रहा था, सिस्टम के अमानवीय चेहरे को उजागर कर, इसलिए उसको मारा गया। अब देखिए, पुलिस ने पहले कहा 3 गोली लगी है, लेकिन उनकी बहन ने बोला था कि 5 गोली मारी गई, 2 गोली बाद में मारी गई है। क्योंकि जब उसको एम्बुलेंस में भरत जी को ले जाया जा रहा था, उस समय भी गन शॉट की आवाज लोगों ने सुनी और गांव के लोगों ने भी सुनी। तो 5 गोली मारी गई, और मुझे लगता है अत्यधिक ब्लडिंग होने से जांग में मारी गई है 4 गोलियां, और 1 गोली बाएं पैर में मारी गई। अब देखिए ये है कि जानते हैं कि ब्लड जो है फ्लो अगर बॉडी से बहुत ज्यादा हो जाएगा, मान लीजिए कोई सीरियस इनको अपर बॉडी पार्ट में इंजरी नहीं थी, लेकिन नीचे इतनी गोली मारी गई थी। और हम जानते हैं कि अगर पुलिस का ये इंटेंशन है वहां कि इनकी जान चली जाए, तो वो 10 मिनट भी अस्पताल पहुंचने में देर कर देंगे तो भी जान चली जाएगी। बहुत क्रिटिकल समय, कम समय रहता है। कहा जा रहा है संजीव जी, अब ये तो कहा जा रहा है कि उनको अस्पताल ले जाने में भी बहुत समय लगाया गया ताकि उनका पूरा ब्लड निकल जाए शरीर से। अच्छा, जब उनको सदर अस्पताल ले जाया गया तो उन्होंने थोड़ा बहुत इलाज करके हायर सेंटर रेफर कर दिया, और इनके पिताजी को अरेस्ट करके रखा हुआ था थाने में। सोचिए, बिल्कुल। तो जो सर्कुमस्टेंशियल एविडेंस है वो बताते हैं कि पुलिस का इंटेंशन, भोजपुर पुलिस का इंटेंशन कोई ऑपरेशन लंगड़ा नहीं था, ऑपरेशन मर्डर था। इस बच्चे का मर्डर किया गया क्योंकि उन्होंने एक गरीब समाज के लोगों के हक की आवाज उठाई थी। एक बात ये। दूसरी बात देखिए क्या है, तो अब जो न्यायिक आयोग जो जांच कर रही है, और उनकी मां से, उनके परिवार से रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा जी कल गए हैं, और उन्होंने बहुत ओपन डिस्कशन किया है।
क्या कैसे हुआ है। हालांकि उनकी जो माँ है आशा देवी जी और उनके भाई भाई भरत तिवारी ने सरकारी नौकरी, पुलिस की नौकरी ठुकरा दी। ये देखिए, ठुकरा दिया पुलिस की नौकरी। उन्होंने कहा कि हम नहीं, हमें अपने भाई का इंसाफ चाहिए। और ये परिवार आप देखिए, ये परिवार बहुत ही सामान्य परिवार है, एक और वो खुद गरीब। ही, उनके पिताजी खुद ही हवलदार शायद रहे हुए हैं। हाँ, बहुत संघर्ष करके इनका परिवार भी चल रहा है। ऐसे में उस बच्चे को की जान लेना और इंटेंशनली जान लेना, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। और न्यायिक जांच आयोग को उस साजिश के तह तक जाने की उम्मीद हम लोग भी कर रहे हैं और उनके परिवार भी कर रहे हैं। और जांच क्या है कि इसका इंटेंशन क्या था। और देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब एक बार एफआईआर हो गया। एक बार हमारे जी जी, दर्शकों को ये बता दीजिए कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, उसके बाद फिर हम आगे आएंगे सवाल पर। एक बार उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या आया है वो बता दीजिए। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर 5 गोली मारने की बात स्पष्ट रूप से आई है। इसमें पहली गोली बाएं जांग के ऊपरी हिस्से में सामने की ओर लगी है। दूसरी गोली भी बाएं जांग के मध्य भाग में भीतर की तरफ लगी, मारी गई है। तीसरी गोली दाहिने जांग के बीच वाले हिस्से में लगी थी और चौथी गोली दाहिने जांग में बाहरी हिस्से से अंदर की ओर गई थी और पांचवी गोली बाएं पैर के मध्य हिस्से से, मिडिल पार्ट से पीछे की तरफ लगी। तो इस तरह से गोली लगी। इसका मतलब आप देखिए कि अगर चारों तरफ से घेर के जब मारा जाता है तभी ऐसी स्थिति होती है। कभी पीछे से गोली लग रही है, कभी बीच में गोली लग रही है, कभी गोली चीरती हुई निकल जा रही है। अगर सामने से शॉट होता तो केवल फ्रंट इंजरी होती। इसका मतलब चारों तरफ से घेर के गोली चलाई गई है और ये पूरा उनको मारने का ही मकसद था। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उस बच्चे का केवल एक गुनाह था कि उसने एक, लेकिन जो उसमें दिख रहा है, जिस वक्त उनको पहली बार जो वो पुलिस वहां गाड़ी के ठीक नीचे में गोली चला रही है पुलिस, उस वक्त 3 शॉट तो सीधे सीधे वीडियो में दिख रहा है कि 3 शॉट वहां पर पुलिस ने लगाया है। लेकिन उसके बाद जो 2 गोली है वो ये कहा जा रहा है कि जब गाड़ी में उसको ले जाया जा रहा है तब मारी गई है। तो जब वो पहले से ही अगर उसको ऑपरेशन लंगड़ा ही करना था तो वो लंगड़ा तो ऑलरेडी हो चुका है। तो फिर उसके बाद फिर क्यों गोली चलाई गई? इसका मतलब है ना कि ये मर्डर है। इसका मतलब है ना ये पुलिस जान के पुलिस चाह रही थी कि अब जो है वो भरत भूषण तिवारी जिंदा ना रहे। हाँ बिल्कुल, यही मैं शुरू से यही मैं साबित करना चाह रहा हूँ, अपने दर्शकों को भी बताना चाह रहा हूँ। इसके पीछे संजीव जी एक और ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे ये सिर्फ पुलिस के वजह से ही नहीं है, इसमें कुछ साठ-गांठ भी नजर आ रहे हैं। इसमें जो आपने जिक्र किया जिस करप्शन का, ये कहा जा रहा है कि इसमें जो जहां से करप्शन हो रहा है, वहां से पुलिस को कुछ मैनेज किया गया है और उसके बाद ये कहा गया है कि इनको रास्ते से हटा दो, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इनके हाथ में अब पिस्टल है ही तो कुछ भी नहीं होगा, इनको निपटा दो। हाँ बिल्कुल, देखिए जो करप्शन का हम सबको पता है और हमारे दर्शकों को भी पता है, जो करप्शन का पूरा जो मॉडल होता है उसमें ठेकेदार होते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, अधिकारी होते हैं, एमएलएज होते हैं, बहुत सारे पावर ब्रोकर्स होते हैं उस बीच में। तो केवल वो पुलिस को ही नहीं उस चुभ रहे थे, वो उन सारे पावर ब्रोकर्स को भी चुभ रहे थे जिसको करप्शन का फायदा हो रहा था। इसलिए ये उनको ये तय किया गया कि वो आज मतलब उस दिन बचे ना। और न्यायिक आयोग की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी तरह से जांच करें। और उनकी माताजी ने और उनके भाई ने बोला है कि रात में एसपी आए भोजपुर के और वो बिना किसी महिला पुलिस के आए धड़ाक से अंदर घुस गए और एक तरह से उनको समझाने के नाम पर जो है डराने की भी कोशिश की। तो ये सारी चीजें हैं। उनके भाई ने बोला है कि एसपी ने धमकाया है। तो ये जितने भी आरोप हैं, सम्राट चौधरी कर क्या रहे हैं कि अगर उनको ये पता नहीं चल रहा है क्या? सारी मीडिया में ये खबर चल रही है कि एसपी जाकर के रात में एसपी को जाने की क्या जरूरत है? अब तो वहां पर कोई अपराधी नहीं है जिसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं, तो फिर रात में एक तो एसपी को जाने की जरूरत क्या है? और दूसरी बात कि बिना महिला पुलिस के वो कैसे किसी के घर में प्रवेश कर जाते हैं? क्या एसपी है तो वो कुछ भी कर लेंगे क्या? देखिए, ऐसा हो सकता है क्या? कानूनी व्यवस्था के तहत ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। पहली बात तो यह है कि सरकार जिन पर वो शाहपुर के थानाध्यक्ष जो हैं मालाकार जी और उनके जितने भी लोग हैं और एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा जिस पर आरोप है,
कि इस सब ने मिलके किया। पहले उस पर जो एफआईआर हुआ है उनकी माताजी के तरफ से, क्या उन सबको अरेस्ट किया गया अभी तक? अगर अरेस्ट नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि पुलिस क्या अपने अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं करना चाहती है? पहली बात तो वो, इसका मतलब इसीलिए उनकी माताजी ने कहा कि वो सीबीआई जांच की मांग चाहती, क्योंकि लोकल पुलिस और बिहार पुलिस से उनको इंसाफ की उम्मीद नहीं है। क्योंकि एफआईआर हुए 2-3 दिन हो गए उन पर, पुलिस वालों पर, जिन्होंने उस इनकाउंटर को अंजाम दिया था, और उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं संजीव जी, यहां तक कहा जाता है कि एक तो एसपी को चाहिए कि पहले उस पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया जाए। अगर वो भी नहीं कर रहे तो दूसरी बात ये भी है कि कानून में ये प्रावधान है कि उस जिले के, अभी तो ये सम्राट चौधरी को चाहिए कि इसके ऊपर तुरंत जो है एक्शन लीजिए और तुरंत उस पुलिस अधिकारी को जो गोली चलाने वाले हैं पहले सभी को गिरफ्तार कीजिए। और इसकी जिम्मेदारी के तहत इससे एसपी भी भाग नहीं सकते हैं। अगर आप किसी भी सफलता का श्रेय अगर एसपी को जाता है तो उसकी विफलता का श्रेय किसको जाएगा? विफलता का श्रेय भी तो एसपी को जाना चाहिए। सिर्फ सफल होने पर ही कि एसपी के नेतृत्व में ये टीम गठित हुई और उसका सफलता जो वो उसका सारा वो बांध दिया जाए सेहरा एसपी के माथे पर, और जब विफल हो रही है पुलिस, उनकी विफल हो रही है, उनके पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, तो ये विफलता का आरोप भी तो एसपी पर लगना चाहिए। तो फिर एसपी पर ये कार्रवाई क्यों नहीं? सबसे पहले तो एसपी को वहां से सस्पेंड कर देना चाहिए। आपको लगता है ऐसा हो? बिल्कुल होना ही चाहिए। वहां जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है पुराना, उन सब को पहले हटाना चाहिए वहां से, तभी उस परिवार को इंसाफ मिलेगा। एक बात, दूसरी बात, जब पत्रकारों ने कल या परसों शायद सम्राट चौधरी जी को पूछा इस केस के बारे में, तो उन्होंने मौन धारण कर लिया और वो गाड़ी में बैठ के चले। तो अभी मुख्यमंत्री इस पर बोलने से कुछ बच रहे हैं। उनको लगता है कि इस बोलने से विवाद हो जाएगा कुछ। और कहा जाता है, देखिए, न्याय की जो परिभाषा है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए। तो अब न्याय कब होगा वो तो नहीं पता चल रहा, लेकिन न्याय होता दिख नहीं रहा है, ये हम लोग सब देख रहे हैं। और उनकी माताजी ने जो कहा, जो बाइट उन्होंने दी है और जो दुख उन्होंने व्यक्त किया है, हाँ, वो बाइट भी हम अपने दर्शकों को सुना देना चाहते हैं। एक बार थोड़ा सा आपको रोकेंगे, पहले वो बाइट भी सुना देते हैं हम अपने दर्शकों को। क्या कहा गया है आपको, क्या आश्वासन दिया गया है? ये है आश्वासन की लिस्ट पढ़ के दीजिए जी। कार्रवाई हुई। हाँ। ये आश्वासन मिलल है। हाँ, एसडीएम साहब आ रहे हैं, जो आदेश दे रहे हैं कि मार दीजिए भरत तिवारी को। तो भरत तिवारी तो मारा गईलन। हमार पूरा भारत में भरत तिवारी तैयारी हो गई बड़न। तो भरत तिवारी के तो बदला लेबे करी, छोड़ी थोड़े कोई। भरत तिवारी कोनो अथी ना रहे हैं, कोनो है गुंडा बदमाश ना रहे, देशभक्त रहे हैं, गरीब के मसीहा रहे हैं। जज साहब क्या बोले आपको? हाँ, जज साहब बोले हैं कि लिख के दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। कहने हमारा फांसी चाहिए, जे आदेश कैले बा आ जेकर जेकर हाथ बा आ जे मरले बा ओकरा फांसी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कॉपी मिला के नहीं, ना मिला, ना नहीं क्या मिला। अच्छा, एक बात बताइए, एसपी भी दोषी है? हाँ, बंद कमरे में कल आकर मिले थे, डराने की धमकी, हाँ, धमकी भी दी गई है रात में। क्या कहा गया? साहब आई रही 11 बजे। हाँ, क्या कहा गया? बिना लेडीज के। हाँ, क्या कहा गया? यह कुल ही कि हम करेंगे, कार्रवाई क्या करब? आदेश से कैले बड़ा देले बड़ा। भरत तिवारी तार का बिगड़ ले रहे हैं कि तू मरवला है? एसपी मरवाया? हाँ, समाज सेवा करते रहे भरत तिवारी। तो भरत तिवारी के तारा का मारे का अधिकार का बा? तो एसपी पे भी कार्रवाई की मांग करते हैं आप? तू हवा कंस, तहारा के मारे खातिर भगवान अवतार ले बड़न तो लोग का मारे खातिर धरती पर। एगो नहीं ले ले, हजारों ले ले बड़न भगवान। तहार विनाश निश्चित बात, जन 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 मरवले बड़न। जज साहब के सामने आपने कहा कि ये एसपी भी शामिल थे? सब बोलाई ला। बोला? हाँ, उनका मोबाइल जांच कर दी। मोबाइल जांच करने? हाँ, मोबाइल जांच करे कर दिए। हाँ, कार्रवाई हुई। अभी तक प्रशासन कितने आप लोग का मोबाइल मिला है नहीं मिला? आप लोग का जो मोबाइल भारत भूषण का मोबाइल नहीं, भारत भूषण का मोबाइल लेके मिला। भारत भूषण का मोबाइल लेके मिला। हाँ, सम्राट चौधरी जी, अगर आप अभी भी अनभिज्ञ हैं इस पूरे मामले से, तो फिर आपका भगवान ही भला करे। क्योंकि अगर आप इस मामले में अब अगर कार्रवाई नहीं करते हैं
और वहां पर तत्काल जो उनके ऊपर जो खास करके जो चलाए जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया उनकी गिरफ्तारी तो जब होगी होगी ही, लेकिन अगर आपने एसपी को सस्पेंड नहीं किया तो आपके ऊपर भी सवालिया निशान लगेगा कि आखिर सम्राट चौधरी कर क्या रहे हैं। आप गृह मंत्री हैं बिहार के और ऐसे मामले में आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और आपके अधिकारी जाकर के रात में धमका रहे हैं और इसके बावजूद भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। संजीव जी, आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा हो क्या रहा है? बिहार में सब कुछ राम भरोसे चल रहा है क्या? नहीं, राम भरोसे चलता तो काम अच्छा होता। हम्म। यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है कि इंसाफ उस बच्चे को, अभी मैंने यही बोला कि इंसाफ होना ही नहीं चाहिए, इंसाफ होते दिखना भी चाहिए, वो नहीं दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। बाकी अब ना एसपी पर कोई कार्रवाई, और वो फोन जो है प्रवीण जी उनका, वो फोन नहीं लौटाया गया जो माता जी बोल रही थी, और उस फोन में कहा जा रहा है कि वो सबूत मिटाए जा रहे हैं जो भरत तिवारी ने इनके घोटालों के सबूत इकट्ठा किए थे वो सारे फोन में। इसलिए उस फोन को इस तरह से लिया गया है और लौटाया नहीं जा रहा है ताकि उससे सारी चीजें खंगाल के वीडियो, दस्तावेज, इमेज सारे को डिलीट करके और परमानेंटली डिलीट कर। पुलिस इस गलत फहमी में ना रहे कि वो परमानेंटली डिलीट भी अगर आप कर देंगे ना तब भी वो रिट्रीव हो जाएगा, तो इस गलत फहमी में पुलिस बिल्कुल ना रहे। मैं बिहार पुलिस से आग्रह कर रहा हूं कि वो फोन तुरंत वापस कर दें या उसकी जो भी डेटा है आप उसको लेकर के फिर उस फोन में जो डेटा है बाकी उसको कॉपी करके आप उनको उनके परिवार को वापस कर दें। और आप इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहे कि आप उस फोन को रिसेट कर देंगे, डिलीट कर देंगे डेटा और परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, उसको रिट्रीव किया जा सकता है। ये अब पूरा ये आज एक मामले में नहीं कई मामले में ऐसे हो गए और ये तो पुलिस अधिकारी को ये पता हो कि कोई भी फोन अगर आप उसको हटा भी देंगे उसका डेटा तब भी उसको रिट्रीव किया जा सकता है, तो आप फोन क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका मतलब है कि मकसद कुछ और है, यानी कि इन लोगों को डर सता रहा है कि पोल पूरे प्रशासन की खुलेगी और इसीलिए अब ये सीधा सीधा सवाल सम्राट चौधरी से बनता है कि आखिर वो कार्रवाई करने से डर क्यों रहे हैं? बिल्कुल, कार्रवाई करने में जो तत्परता बरतनी चाहिए, और कम से कम अरे उस एसपी डीएम को तो हटाओ वहां से, कम से कम उस एसपी को तो हटाओ। एक एसडीएम है उसका नाम आ रहा है। आज तो कई बड़े मीडिया सबों ने उठाया भी है इस बात को कि वो कह रहे हैं कि 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है भोजपुर में, और उन सब का वो दस्तावेज इकट्ठा करके बैठे थे और वो इस चीज का खुलासा करते। इससे पहले जो है उनको एक बहाने से उनकी जान ले ली, लेकिन कहा जाता है कि वो अमर हो गए, और कहा जाता है अमर अब उनके नाम पर शहीद भरत भूषण तिवारी ग्राम करके वहां पर उसका नाम, हाँ, वो अब वो अमर बलिदानी हो गए। शहीद में शब्द मैं नहीं बोलता हूँ, शहीद भी शब्द जो है बहुत भावुक संवेदनशील शब्द है, लेकिन वो मुस्लिम समाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे लिए अमर बलिदानी है, सर्वोच्च बलिदानी है, और उन्होंने एक सोए हुए सिस्टम को जगा दिया, लोगों को जगा दिया, अधिकारों के प्रति जगा दिया। और इसी प्रोग्राम में केवल भरत तिवारी जी नहीं बल्कि नालंदा में चंदा ना देने पर चिंटू यादव जी की निर्मम हत्या हुई है, उसके लिए भी हम लोग शोक प्रकट करते हैं। चंदन यादव जी के लिए भी इंसाफ की मांग करते हैं सरकार से। और नगर नौसा में पासवान समाज के 2 युवकों की हत्या हो गई, उसमें भी हम लोग इंसाफ की मांग करते हैं। और अगर किसी की भी इस तरह से हत्या हो रही, उसकी जाति और धर्म बिना देखे वो भारतीय है, उसकी हत्या की निंदा होनी चाहिए। और जितने भी हत्यारे हैं सबको आजीवन कारावास या फांसी के कैपिटल डेथ पनिशमेंट दीजिए। अब बिहार इस गुंडा राज और जंगल राज की तरफ वापस नहीं जाना चाहता। रोज होने वाले अपराध, सामूहिक गलत कार्य जो बेगूसराय में एक महिला के साथ हुआ, उससे बिहार की छवि बिल्कुल धूमिल हो जा रही है। और क्या इंडस्ट्री आएगा, वहां से लोग भाग जाए। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को अब यहीं पर खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सम्राट चौधरी इसके ऊपर जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि जिसको लेकर ये लोग सत्ता में आए हैं
कि कम से कम बिहार से करप्शन, क्राइम और इसको खत्म करेंगे, तो उस पर इनको कायम भी रहना चाहिए और ऐसा दिखना भी चाहिए। लोगों से फिलहाल तो लोगों का भरोसा कम से कम सरकार से उठ चुका है इस मामले में जो देरी हो रही है उसके बाद। बाकी अब बिहार सरकार इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है, हम लोग समय समय पर आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।